4.11% है ना। और कितने नंबर पे आता है, कितने नंबर पे? चलो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय आज से चालू कर रहे हैं, यहाँ से होगी जितना पढ़ना था। अब यहाँ से नया सीरीज पे पूरा काम चालू होगा फटाफट, ठीक है। आ जाओ, सामान्य परिचय। हाँ हाँ, इसी से पढ़ाएंगे ना। कौन पुराना वाल से? अरे उससे ज्यादा बढ़िया ये, इसको हम लोग प्रिसाइजली बना। अभी पढ़ना, आगे देखो आगे। हाँ इसी बुक का है ये, इसी बुक का कंटेंट है, तो इसको ले लोगे तो फिर टेंशन नहीं रहेगा, नोट्स वगैरह का पढ़ा भी दूंगा इसी से। कौन है? ये सब परचेस करो, बिकाओगे क्या अर्जुना वाले को? तुम्ही लोग बुक देते ना कि बेचेंगे नहीं है ना, बताओ। चलो भैया, चलिए चालू करते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के किसका हिस्सा है बोलेगा तो? इसका हर एक लाइन, कोई छोड़ने वाला लाइन, हर एक लाइन रटा होना चाहिए, क्योंकि इसका हर एक लाइन क्वेश्चन है ना। हर एक लाइन क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं, हर एक लाइन क्वेश्चन है इसका, तो सब कंठस्थ होना चाहिए। तो बोल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य भारत के किसका हिस्सा है तो, और सब चीज को मैं समझाते चलूंगा, भले वो लाइन थ्योरी में है। ये हमारा भैया आने दो, हाँ ये हमारा क्या है? भारत। क्या है हमारा ये? भारत। तो भारत के जो ट्रायंगुलर हिस्से है नीचे का, जो तीन ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, इधर गिरा है अरब सागर से, इधर गिरा है बंगाल की खाड़ी से, इधर गिरा है आपका हिंद महासागर से। तो कोई भी ऐसा भूमि का टुकड़ा या भूमि का खंड जो तीन ओर से समुद्रों से घिरा हो, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। क्या कहलाता है? चार ओर से अगर जल से घिरा रहेगा तो द्वीप, चार ओर से घिरा तो द्वीप, तीन ओर से जल से घिरा है तो प्रायद्वीप। प्रायद्वीप को इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? द्वीप को बोलते हैं आइलैंड्स, और प्रायद्वीप को क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। इसलिए बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। क्या बोलेंगे? पेनिनसुलर इंडिया। तो छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है? पेनिनसुलर इंडिया का। किसका हिस्सा है? पेनिनसुलर इंडिया का, इसलिए इसको हिंदी बोलते हैं प्रायद्वीपीय। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य भारत के किसका हिस्सा है तो? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। क्लियर हो गई इतनी बातें? देखो अब समझाते चल रहा हूँ, हर कक्षी आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा प्रदेश भारतीय मानचित्र में देश एवं मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। चलिए इसको काम कर खत्म करते हैं, इसका भी आइए देखिए। फिर हमारा क्या हो गया भैया? भारत। क्या है ये? भारत। ये क्या हमारा? मध्य प्रदेश। ये क्या हमारा? छत्तीसगढ़। क्लियर हो गई बातें? मध्य प्रदेश से दिशा देखना चालू करते हैं। तो मध्य प्रदेश को केंद्र बना लिया मैंने। ये कौन सी दिशा है? 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 तो भाई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ किस दिशा में है? किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में। किस दिशा में? किस दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है तो? दक्षिण पूर्व दिशा में है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में। दक्षिण और आपके पूर्व में प्रमुख दिशा कौन होता है ना, इसलिए दक्षिण पहलेंगे, और उत्तर वाले में बोलेगा, उत्तर पूर्व में बोलेगा तो उत्तर, है ना, इसलिए हमेशा उसको पहले रखना है। क्लियर हो गई बातें? तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व के बीच में, इसलिए दक्षिण पूर्व दिशा में है। अब इसका उल्टा समझ लो इसी चीज को आप लोग, आओ उल्टा इसको याद रखना। क्वेश्चन को आजकल ऐसे ही पूछ रहा है, सारे पड़ोसी राज्यों को इस तरीके से ही रेडी रखना है। अभी तुरंत रेडी करेंगे यहीं पे हर एक लाइन से। ये हमारा हो गया मध्य प्रदेश, ये हमारा हो गया कौन? छत्तीसगढ़। कौन हो गया? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ को केंद्र बनाओ, चलो क्लियर हो गई बात? ये कौन सा दिशा होगा? कौन दिशा होगा? ये कौन दिशा होगा? ये कौन दिशा होगा? ये कौन दिशा होगा? तो मध्य प्रदेश भैया किस दिशा में पड़ रहा है? छत्तीसगढ़ से उत्तर पश्चिम दिशा में। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ किस दिशा में पूछा है कि छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश किस दिशा में ये पूछा है, उस हिसाब से पूरा आंसर बदल जाएगा। उसमें आंसर था दक्षिण पूर्व, इसमें क्या हो गया आंसर? उत्तर पश्चिम। अब चलो इसी बात पे अब आप लोग सब बताओगे, है ना। चलिए भैया पकड़ते हैं फटाक से भारत में। ये हमारा है छत्तीसगढ़। क्लियर हो गई बातें? ये हिस्सा कौन सा था हमारा? मध्य प्रदेश। तो बताओ मध्य प्रदेश से हम किस दिशा में हैं? बोलो। दक्षिण पूर्व दिशा में है। और हमसे मध्य प्रदेश किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम। मध्य प्रदेश का काम खत्म, एमपी का काम खत्म। सातों पड़ोसी राज्य का भी आप बताओगे। ये हो गया भैया, यहाँ से यहाँ तक है महाराष्ट्र। कौन है महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र में हमसे किस दिशा में है? किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। क्या महाराष्ट्र आपका? पश्चिम दिशा में। और महाराष्ट्र से हम किस दिशा में हैं? पूर्व दिशा में। तो पश्चिम और पूर्व हो गया, महाराष्ट्र का काम खत्म। क्लियर हो गया बात ना? ऐसे पूरे पड़ोसी राज्यों को निकालना है। यहाँ से हो गया आपके यहाँ तक तेलंगाना। कौन हो गया? तेलंगाना। तो बताइए छत्तीसगढ़ से तेलंगाना किस दिशा में है? किस दिशा में है? किस दिशा में है? दक्षिण
पश्चिम दिशा में है। क्लियर हो गई बातें? और तेलंगाना से हम किस दिशा में हैं? तेलंगाना से हम किस दिशा में होंगे? किस दिशा में होंगे? उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व हो गया तेलंगाना, काम खत्म। फटाफट समझना, क्लास बहुत तेजी से चलेगा और मगर सब चीज समझाते हुए चलेंगे। तेलंगाना काम खत्म हो गया। अब यहाँ छोटा छोटा सा आंध्र प्रदेश। कौन है यहाँ पे? छोटा छूटा है कौन? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश हमारे किस दिशा में है? दक्षिण में। और आंध्र प्रदेश हम किस दिशा में है? उत्तर में। तो हो गया भैया आंध्र प्रदेश का काम खत्म। अब ले लो भैया यहाँ से पूरा फैला हुआ हमारा उड़ीसा। कौन है हमारा? पूरा उड़ीसा है। उड़ीसा कौन है? तो उड़ीसा से, उड़ीसा हमारे किस दिशा में है? उड़ीसा हमारे कौन दिशा में है? उड़ीसा हमारे किस दिशा में है? और उड़ीसा से हम किस दिशा में हैं? पश्चिम। क्लियर हो गई बातें? फिर आ जाओ यहाँ पर ये कौन सा है? झारखंड। झारखंड से हम किस दिशा में हैं? झारखंड किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम। और झारखंड हमसे किस दिशा में है? तो उत्तर पूर्व। क्लियर हो गई बातें? फिर आज जो लास्ट में बचा कौन हमारा? यूपी। यूपी हमारे किस दिशा में है? उत्तर। और यूपी से हम किस दिशा में है? दक्षिण। पूरे पड़ोसी राज्य कहानी बन गया ना? समझ में आ गया बात? किसको समझ में नहीं आया बताओ? हाँ चलो क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, तो दिशाओं को पूछेगा तो अब निकल जाएगा। चलिए आप लोग बिना डायग्राम के दिमाग से अपने बताएंगे। बताइए झारखंड हमारी किस दिशा में है? हाँ, कॉपी कैट नहीं, जिसको पता वो बताएंगे बस। बताइए, जिसको नहीं पता हाथ उठाइए। किनको नहीं पता चल रहा है कैसे निकल रहा है, हाथ उठाओ। वेरी गुड। और एक जन बस, और बाकी सबको पता है? चलिए तो आपके लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए दिशा देखने आता है तो देखिए, जिस भी जगह का बात करेगा ना उसको मानेंगे केंद्र, तो उसको मान लेंगे केंद्र हमेशा। ये कौन सा दिशा आप बताओ? पूर्व। ये कौन दिशा? ये कौन दिशा? ये कौन दिशा? दक्षिण। उत्तर और पूर्व में यहाँ कोई बिंदु, इसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, उत्तर पूर्व बोलेंगे। उत्तर और पश्चिम के बीच में यहाँ पे कोई दिशा है तो क्या बोलेंगे इसको? उत्तर। इसको क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? बस इतना जान के, सब तो जान रहे, वेरी गुड, एक नंबर। फिर और क्या, चलो आप समझाते हैं आप। ये हमारा कौन है? छत्तीसगढ़। कौन है हमारा? ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के यहाँ से सटा है यूपी, ठीक है। तो बताइए हमसे यूपी किस दिशा में है? उत्तर में। और यूपी से हम किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। समझ ना? यूपी से हम किस दिशा में? हमसे यूपी किस दिशा में? हो गया। चलो यहाँ से भैया, यहाँ ऐसा झारखंड। कौन है? झारखंड है। तो बताओ हमसे झारखंड किस दिशा में है? हमसे, ये केंद्र हो गया, हमसे झारखंड किस दिशा में है? समझे कैसे निकल रहा है? नहीं, ये केंद्र है तो इसके ऊपर ऐसा कि दिशा बता दिए, उत्तर और पूर्व के बीच में, इसलिए उत्तर पूर्व। ठीक है, चलो वेरी गुड। फिर से बनाते हैं। हमसे यूपी किस दिशा में है? उत्तर। यूपी से हम दक्षिण। हमसे झारखंड उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। और झारखंड से हम दक्षिण पश्चिम। कैसे? देखिए ऐसा किए तो दक्षिण और ये पश्चिम, हड़बड़ाक नहीं बोलना, ठीक है। फिर यहाँ से आगे उड़ीसा आ जाते हैं हम, यहाँ से तो उड़ीसा। तो हमसे उड़ीसा किस दिशा में है? पूर्व। उड़ीसा से हम किस दिशा में आएंगे? पश्चिम दिशा में। वेरी गुड। फिर यहाँ से लेते हैं हम लोग भैया थोड़ा सा आंध्र प्रदेश। यहाँ जाते हैं हम लोग का, यस कर लिया थोड़ा सा आंध्र प्रदेश। क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमसे किस दिशा में है? हम आंध्र प्रदेश से हम किस दिशा में हैं? आंध्र प्रदेश से हम किस दिशा में हैं? उत्तर। और हमसे आंध्र प्रदेश दक्षिण में। यहाँ से भाई आपका कौन? तेलंगाना। कौन हो गया? तेलंगाना मान लो। तो तेलंगाना हमसे किस दिशा में है? नहीं, दक्षिण पश्चिम। और तेलंगाना से हम, तेलंगाना से हम उत्तर, उत्तर पूर्व। यहाँ से लगे महाराष्ट्र। यहाँ कौन है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से हम किस दिशा में हैं? सीधा ऐसा किस दिशा में हम लोग? महाराष्ट्र से पूर्व दिशा में। और हमसे महाराष्ट्र किस दिशा में है? पश्चिम। यहाँ से पूरा ये एमपी। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? तो बताओ एमपी से हम किस दिशा में हैं? दक्षिण। क्या? दक्षिण पूर्व। और हमसे एमपी किस दिशा में होगा? नहीं, हमसे उत्तर पश्चिम। ठीक, समझ गए ना बात? किसी को और डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं, जिसमें गलती नहीं करना है। चलिए छत्तीसगढ़ भारत का एक भू अवस्थित राज्य है, जिसकी भौगोलिक, भू अवस्थित राज्य किसे बोलते हैं? कोई भी बोल रहे, इसका नाम में देखिए लिखा है भूमि से, हाँ भूमि से घिरा हुआ, सही बात। भूमि से आवेष्टित राज्य। क्या? भूमि से आवेष्टित राज्य मतलब भूमि
भूमि के आविष्टित मतलब उसके आवरण से घिरा हुआ क्या राज्य। तो भूमि के आवरण मतलब जब बोल रहे हैं केवल भूमि के आवरण से घिरा हुआ है, इसका मतलब पानी का आवरण नहीं है। और पानी का आवरण नहीं, इसका मतलब कोई भी समुद्री सीमा नहीं होगी, समझ में आ गई बातें। और साथ ही साथ कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं होगी। तो भू अवस्थित राज्य किसको बोलेंगे, जिसकी कोई भी समुद्री सीमा ना हो, साथ ही साथ क्या ना हो, अंतरराष्ट्रीय कोई देश से टच ना कर रहा हो, समझ में आ गई बातें ना। चलो तो क्या दो केसेस है इसमें बोल रहा है राज्य के लिए, एक तो क्या बोल रहा है समुद्री तट को ना टच कर रहा हो, दूसरा अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच ना कर रहा हो। समझ में आ गई इतना बात ना। तो छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य है, भू आविष्टित राज्य है। छत्तीसगढ़ कैसा राज्य है, भू आविष्टित। भारत में कुल कितने भू आविष्टित राज्य हैं, भारत में आपके सामने है, बताइए भारत में कितने भू आविष्टित राज्य हैं। पहला कौन है, पहला कौन है, हरियाणा। पहला कौन है, हरियाणा। फिर कौन है, फिर कौन है, मध्य प्रदेश। कौन है, मध्य प्रदेश। फिर कौन है, छत्तीसगढ़। कौन है, छत्तीसगढ़। फिर कौन है, कौन है, झारखंड। फिर कौन है, तेलंगाना। कौन है, तेलंगाना। इसके अलावा और कोई है क्या भू आविष्टित, और कोई है भू आविष्टित। तो भारत में कुल कितने भू आविष्टित राज्य हैं, कौन कौन से, जोर से बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या ये किसी और देश से टच हो रहे हैं क्या, कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं क्या, क्या इधर के अरब सागर, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर से टच हो रहे हैं क्या। तो कैसे राज्य कहलाएंगे, सबके सब भू आविष्टित राज्य। भू आविष्टित एक शब्द का मतलब समझ लो आप लोग, भू आविष्टित के आगे कुछ भी लगा दे, ठीक है, तो हमें उससे एक बड़ा कैटेगरी लेकर चलना है, ठीक है। क्लियर होगी बात है। जैसे बोल दिया, अगर भू आविष्टित में बोल दिया जिला बोलेगा, तो जिला बोल देगा तो क्या हो जाएगा, जिला हो जाएगा तो किसी राज्य से टच नहीं होना चाहिए। राज्य बोल दिया तो क्या हो जाएगा, ये किसी, बताइए क्या, देश से टच नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात ना। देश बोल दिया तो क्या हो जाएगा, फिर ये किसी अन्य महाद्वीप से टच नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बातें। तो इस कॉन्सेप्ट याद रख लेना, भू आविष्टित का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है करके, ठीक है। जब हमारे हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य है, तो राज्य तो किससे टच नहीं होगा, किसी अन्य देश से टच नहीं होगा। और अन्य देश से टच नहीं हो रहा है, इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बना रहा है ना। यस, ये इसका सिंपल सा बेसिक है। और भू आविष्टित में भूमि का बात करें तो जल तो रहना ही नहीं चाहिए, इसलिए समुद्री सीमा नहीं होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी भौगोलिक में अक्षांशीय स्थिति क्या है हमारी, बताइए। 24/5, 80/15 से 84/25। क्लियर हो गई बातें। फटाक से भैया गूगल करके बताइए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है। गूगल करो, गूगल करो, फटाक से बताओ। हाँ बोलो, दो अक्षांश के बीच कितनी दूरी होती है, 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर ले लेते हैं, चलो राउंड फिगर में, ठीक है। और दो देशांतर के बीच कितनी दूरी होती है, 100 है, देशांतर के बीच में 3-2 किलोमीटर। और इसमें जरूरी बात क्या है, मगर देशांतर के बीच में प्यारे मोहंस, हाँ कम हियर, क्या है देशांतर के बीच में, क्या दूरी, कि ये जो दूरी है ये केवल दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। अरे भैया जब पृथ्वी ऐसा पढ़ रहे हो और देख रहे हो जब इसमें अक्षांश रेखा ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, तो अक्षांश के बीच में तो एकदम कंटिन्यू फिक्स दूरी है ना। फिक्स दूरी दिख रहा है ना, कि अक्षांश में सब एक अक्षांश के बीच में फिक्स दूरी है, इसलिए उसका मान नहीं बदलेगा। पृथ्वी में कहीं भी अक्षांश रेखा के बीच की दूरी का मान नहीं बदलेगा। मगर वही देशांतर जब हम लोग पढ़ लेंगे तो उत्तरी ध्रुव से निकलता है देशांतर, दक्षिण ध्रुव को जाता है, दक्षिण ध्रुव से फिर उत्तरी, तो उत्तर से निकल के दक्षिण, दक्षिण निकल के उत्तर। अब आप बताइए, जब इसमें रेखा में खींच दिया तो इस देशांतर से इस देशांतर के बीच में सर्वाधिक दूरी कहाँ पर है, भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर है, अब भूमध्य जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो दूरी कम हो रहा है, क्या हो रहा है ना, और ध्रुव पे जाएंगे तो 0 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे जैसे नीचे जा रहे हैं ध्रुव की ओर कम हो रहा है, क्या, इसका मतलब जो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, भूमध्य रेखा पे होती है, 111। हो गया, डाटा दोनों को थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, 111 111 समझ 3 2 वो चल जाएगा। तो मान लो अब यहाँ बाहर छत्तीसगढ़, तो भैया भारत कहाँ पे है, भूमध्य रेखा साल को ऊपर में है ना, भारत ऊपर में है। इसका मतलब यहाँ जो देशांतर है इसके बीच में दूरी कितनी, 111, और यहाँ जो देशांतर को थोड़ा सा कम होगी कि नहीं होगी, होगी ना। इसलिए देखो नॉर्मली कितना हमारा डिग्री कितना है भैया बताइए, 80/15 84/25, लगभग कितना है, 4 डिग्री एक्स्ट्रा है ना। तो 1 डिग्री मान लो 100 किलोमीटर के आसपास, कितना किलोमीटर के आसपास है, 100, क्योंकि भूमध्य पे होता है 111, तो हल्का ऊपर जाने से 100 हो गया मान लो। तो बताओ 4 डिग्री में कितना हो जाएगा,
400 के लगभग, इसलिए हमारी चौड़ाई कितनी है 435 किलोमीटर। कितनी है चौड़ाई 435 किलोमीटर। वैसे लेते हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा में एक अक्षांश रेखा से दूसरे के बीच में कितनी होती है दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी देशांतर रेखा गुजर रही है हमारे यहाँ से बताओ, कितने देशांतर रेखा गुजर रही हैं? 24 में से 17 घटा दो, बाकी सब छोड़ दो। 24 में 17 घटाओ कितना आ रहा है? हाँ 7। तो भाई 1 के बराबर मान लो 111, तो लगभग 7 बराबर कितना होगी 777, तो लगभग आपको 700-800 के बीच में है ना। समझ में आ गई बातें? अब डाटा कैसे निकालता है? यस, इसलिए ऐसे निकालते हैं डाटा की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। क्लियर? चलिए, तो छत्तीसगढ़ की लंबाई कितनी है 700 किलोमीटर, और रेंज में बोलेगा तो 700 से 800 किलोमीटर के बीच, और अगर चौड़ाई बोलेगा तो कितना है 435 किलोमीटर। चलिए, तो अक्षांशीय विस्तार छत्तीसगढ़ का क्या है? क्या है अक्षांशीय? मतलब दक्षिण अक्षांश से उत्तरी अक्षांश। कितना अक्षांशीय विस्तार हमारा 1746 से 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट। और फिर आपको देशांतरी विस्तार कितना है? कितना है 80-15 से कितना है 84 क्या? हाँ 84-25। तो 1746 से 24-5, 80-15 से 84-25। एक बार फटाफट बोल के बताओ क्या क्या विस्तार भैया, बिना देखे अब बोल के बताओ। ठीक है, और बताओ 1746-24-5 क्या है? उत्तरी अक्षांश के दक्षिणी अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। और 80-15 84-25 क्या है? पूर्वी देशांतर। क्लियर हो गई बात? ये हमेशा देशांतर हमेशा पूर्वी होगा, ये हमेशा उत्तरी होगा। कल ये पूरा समझा चुके हैं, है ना, कि वैसा ही क्यों है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। आओ, तो अक्षांशीय लंबाई क्या बोल रहा है? कितना हमारा लंबाई, कितना लंबाई? अब देखो लंबाई को हम अक्षांशीय लंबाई शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, क्योंकि लंबाई निकल किसकी वजह से रहा है? अक्षांश रेखा के बीच से। और चौड़ाई किसकी वजह से निकल रहा है? देशांतर। इसलिए बोले देखिए देशांतरीय चौड़ाई क्या हो रहा है? देशांतरीय लंबाई कितना है हमारा? तो 435 के आसपास। रेंज में बोले कितना लेंगे 700 से 800 किलोमीटर, और इसमें बोलेगा तो कितना लेंगे 400 से 500 किलोमीटर। तो दोनों डाटा याद रखना। क्लियर हो गई बातें? चलो आगे बढ़ो। सीमांत जिला देख ले, हमारे सीमा के अंतर जिले पहले ही पढ़ लिए हो। बताओ हमारा सबसे उत्तरी जिला कौन है? सबसे उत्तरी जिला कौन है? कौन है? छत्तीसगढ़ का बहुत स्लो हो जाता है मेरे से। हो गया। छत्तीसगढ़ सबसे उत्तरी जिला कौन है? बलरामपुर है। ठीक है। सबसे दक्षिणी जिला कौन है? सबसे पूर्वी जिला कौन है? सबसे पश्चिमी जिला कौन है? बीजापुर। क्लियर हो गई बातें? उत्तरी बिंदु कौन है? सुंदरी। आपका पूर्वी बिंदु कौन है? गिरला। दक्षिणी बिंदु कौन है? कोंटा। और पश्चिमी बिंदु कौन है? ट्रिक क्या था बताओ एक बार पूरा फटाक से बोल करके। सुंदरी गिरी कोंटा में भदक ले गिर गई, है ना भाई? हाँ यार रखना। तो सुंदरी गिरी कोंटा में भदक ले। क्लियर हो गई बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीमांत उत्तरी जिला कौन हो जाएगा? तो बताइए, पूरा बिंदु एक साथ दे दिया है। कौन है उत्तरी बिंदु? सुंदरी गांव। कौन सा जिला? तो इसको तहसील भी दिया, तहसील भी पूछ सकता है। तो कौन सा? रामानुजगंज तहसील। कौन सा उत्तरी तहसील है? रामानुजगंज तहसील। कौन सा जिला है? बलरामपुर जिला। अब क्लियर हो गई बातें? तो इसमें बोला ना एक्स्ट्रा है मोनिका, उससे फैक्ट्स बहुत सारे, उसमें तहसील नहीं पढ़ाए थे, याद है? पढ़ा दिए तहसील उसमें? अरे यार वेरी गुड। हाँ नहीं है ज्यादा यार, इसमें बढ़िया है। सुंदरी गांव हो गया सबसे। बताओ सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? गांव कौन सा सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सुंदरी गांव। तहसील में आपका भाई, जिला में वेरी गुड। चलो कितने डिग्री पे होगा ये? 24-5 में ही होगा, सबसे उत्तरी है तो। चलो सीमांत दक्षिण पे चलते हैं। दक्षिण में कौन सा है भैया? तहसील कोंटा। और बिंदु कौन सा उसका? तो कोंटा। तो बिंदु भी कोंटा, तहसील भी कोंटा, जिला कौन सा? सुकमा। कौन सा जगह अक्षांश वहां पे? 1746। सीमांत पूर्व जिला कहाँ है भैया? बिंदु कौन है? गिरला। कौन सा जिला? जसपुर। कितना आएगा इसका? 84-25। ठीक है। सीमांत पश्चिम में कौन सा बिंदु? भद्रकाली। कौन सा तहसील? कौन सा जिला? क्लियर हो? कितना बोला है उसका वैल्यू? तो 80-15 की रेखा वहां से गुजर रही है। चलिए छत्तीसगढ़ की आपकी किसके जैसे, किस जानवर के जैसे दिखाई देता है बताइए? सी हॉर्स। अब आपके सामने दो ऑप्शन लिख रहे हैं, पता तो पहले से ही होगा, जिसको पता चुप रहना, जिसको नहीं पता हाथ उठाना। ठीक है। छत्तीसगढ़ जो हमारा है ये किसके जैसे दिखता है? आपको क्या बोले अभी? सी हॉर्स के जैसे बोले। अब इसको बोले क्वेश्चन पूछता है हिप्पोकैम्पस के जैसे दिखता है कि हिप्पोपोटेमस के जैसे दिखता है?
छत्तीसगढ़ किसके जैसे दिखता है? हिप्पोकैम्पस है हिप्पोपोटेमस? हाँ चलो बांटते हैं अभी। ये ए है, ये बी है। कॉपी पेस्ट मत करना कि एक सुने सवाल उठा दिए। कितने लोग ए वाले हैं? ठीक है। और कितने लोग बी वाले हैं? वहां हाथ उठाओ। बी वाला कोई नहीं। और कितने लोग कुछ वाले नहीं है? वहां हाथ उठाओ। हाँ ठीक है, ध्यान रखना। सी हॉर्स को ही बोलते हैं हम लोग हिप्पोकैम्पस। छत्तीसगढ़ किसके दिखता है बोलेगा तो सी हॉर्स। और अगर ऐसे नाम पूछ ले तो क्या बोलोगे? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोपोटेमस मतलब क्या होता है? दरियाई घोड़ा होता है, दरियाई घोड़ा। ऑप्शन हिंदी में ये भी देता है, दरियाई घोड़ा। और ये कौन होता है भैया आपका? समुद्री घोड़ा। क्या होता है ये? समुद्री घोड़ा। वो दरिया में रहता है, ये समुद्र में रहता है, इसलिए समुद्री घोड़ा। बताओ समुद्री घोड़ा आकार में बड़ा होगा कि दरियाई घोड़ा बड़ा होगा? दरियाई घोड़ा बड़ा होगा। समुद्री घोड़ा कितना बड़ा होता है? केवल इस उंगली इतना, ठीक है। और दरियाई घोड़ा कितना बड़ा होता है? मेरे से बड़ा। बताओ, गजब गजब कंपेरिजन कर दिए, दरियाई घोड़ा बना दिए मेरे को इन लोग। चलो भाई तुम लोग के लिए भी बन जाते हैं। चलो अपने ही पूछने हैं क्वेश्चन। खतरनाक खतरनाक बच्चे आ गए हैं भैया। हाँ खतरनाक खतरनाक बच्चे आ गए, दरियाई घोड़ा बना दे रहे हैं मेरे को। चलिए अब देखते हैं कर्क रेखा की स्थिति। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्य गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इनका क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर। बताइए 100 क्वेश्चन, ध्यान सुनना फिर आंसर देना। किस तरह बनाना है? पूर्व से पश्चिम की ओर। बताइए सबसे पहले कौन हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ से गुजरता करके हो गया क्लियर। और फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। इसमें सबसे ज्यादा कहां पे गुजरती है? सबसे कम कहां गुजरती है? सबसे नजदीक में कौन से जिला है? क्या है? रांची। कहां का जिला? झारखंड का। इतना बेसिक जानकारी हो गई। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं इसके ऊपर। कर्क रेखा 23.5 पे क्यों? कल समझाया था। कितनों को याद है? हाथ उठाओ। हाँ, और कितनों को याद नहीं है? वो हाथ उठाओ। अरे बताओ, किसी को कुछ नहीं मतलब है। हम तो वोट ही नहीं देंगे सर, हम वोट में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। कल बताया था ना कर्क रेखा 23.5 पे क्यों है, मकर का 23.5 पे क्यों है, बताए थे कल ना। चलो याद है तो ठीक है, तो फिर बताएंगे इंडियन ज्योग्राफी वाले हिस्से में। आप में कौन यहाँ इंडियन ज्योग्राफी मेरे से नहीं पढ़े हो? हाथ उठाओ एक बार। इंडियन ज्योग्राफी जो नहीं पढ़े हो मेरे से, जो नहीं पढ़े हो हाथ उठाओगे। नहीं पढ़ने वाले, इंडियन ज्योग्राफी जो नहीं पढ़े हो उसका हाथ उठाना है। और कितने लोग पढ़ लिए? हाथ उठाओ एक बार। लगभग लगभग सेम ही रेशियो लगभग चल जा रहा है ना, नहीं पढ़ने वाले थोड़े ज़्यादा ही हैं। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि नहीं पढ़े, बच गए तुम। भविष्य बर्बाद कर देता इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा के, समझ रहे बात। चलो आ जाओ, कर्क पे आ जाते हैं। तो 37 डिग्री पे कर्क रेखा क्यों है? कल बताया था, इसका आंसर फिर देंगे इंडियन ज्योग्राफी में। आगे बढ़ते हैं। 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्क रेखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और मकर रेखा क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। क्लियर हो गई बातें। चलिए, छत्तीसगढ़ के 4 उत्तरी जिलों से गुजरती है। छत्तीसगढ़ के किस संभाग से गुजरती है कर्क रेखा बोलेगा तो? सरगुजा संभाग से। छत्तीसगढ़ किस संभाग से? हाँ, तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी संभाग से गुजरती है, जिसका नाम क्या भैया? सरगुजा। यहीं से गुजरती है क्या आपकी कर्क रेखा। तो छत्तीसगढ़ किस संभाग से गुजरती है कर्क रेखा? सरगुजा से। किससे गुजरती है? सरगुजा से। जब ऐसे गुजरती है तो कितने जिलों से गुजरती है? तो 4 उत्तरी जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? 4। टोटल कितने जिले हैं सरगुजा संभाग में? पहले दिन बताए थे सब, कितने हैं? 6। तो किससे किससे नहीं गुजरती है? सरगुजा और जसपुर से नहीं गुजरती है। किससे किससे नहीं गुजरती? क्योंकि ये नीचे नीचे में है। और किससे किससे गुजरती है? तो बोलो पहला किससे गुजर रही है, फिर किससे गुजर रही है, फिर किससे गुजर रही है, फिर किससे गुजर रही है? तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से गुजर रही है, फिर कोरिया से, फिर सूरजपुर से, फिर बलरामपुर से गुजर रही है। तो कर्क रेखा भैया किस संभाग से गुजरती है? छत्तीसगढ़ के, ठीक है, उत्तरी संभाग की दक्षिण संभाग, उत्तरी संभाग। कितने जिलों से? कौन कौन से 4 जिले? ठीक है, बलरामपुर। और किससे किससे नहीं गुजरती है? तो उसको छोड़ के बाकी पूरे 33 जिलों में जितने बच गए किसी से नहीं गुजरती है। सिर्फ 2 का नाम बोल रहे हैं लोग, बाकी सब संभाग से थोड़ी गुजर रही है। चलो वाह, देखे मैं बदला ले लेता हूँ, हल्के मत लिया करो। तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, अच्छी यहीं से नकल मार रहे थे क्या तुम इतने होशियार हो गए लोग। कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, बलरामपुर रामानुजगंज जिला। और बलरामपुर का नाम पूरा क्या बोलोगे? बलरामपुर रामानुजगंज जिला।
प्रदेश में कर्क रेखा का सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है बोलेगा तो किसमें है, किसमें है? तो सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले में है छत्तीसगढ़ के? बलरामपुर में। किसमें है? बलरामपुर में। क्यों है तो देखो छत्तीसगढ़ जब ऐसा बनता है, यहाँ जब कर्क रेखा गुजरती है तो बलरामपुर सबसे ज्यादा विस्तार इसलिए क्योंकि बलरामपुर ऐसा हो जाता है, तो बहुत लंबा क्षेत्र मिल जाता है इसको होने के लिए। क्लियर हो गई बात है ना? तो सबसे लंबा जिला, तो सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ पे है? बलरामपुर में है। क्लियर हो गई बातें? इसके साथ एक होमवर्क दे दूं, सबसे कम कहाँ पर है? ये आपको होमवर्क है, पता करके बताना मेरे को, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ सूरजपुर हो जाएगा? हाँ, कोरिया, कोरिया चुराना मोरा जिया। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा के समीप स्थल तहसीलों का क्रम देखते हैं, ठीक है? तो कर्क रेखा के समीप कौन कौन से तहसील स्थित है, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो जिले 4 हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट वाइज याद दिमाग बैठा करके रखना। कहाँ चल गया हमारा? यही भी तो है। तो 4 है भैया जिले। कितने हैं कर्क रेखा के पास? 4 जिले। तो ये दोनों हो जाएंगे भैया किसके? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के। किसके हो जाएंगे? ठीक है, ये दोनों किसके हो जाएंगे? तो उसके बाद वाले जिले किसके हो जाएंगे? कोरिया के हो जाएंगे। उसके ये दोनों किसके हो जाएंगे? तो सूरजपुर के हो जाएंगे। और ये दोनों किसके हो जाएंगे? तो बलरामपुर रामानुजगंज के हो जाएंगे, बलरामपुर रामानुजगंज जिले के। क्लियर होगी बातें? तो जिले में जो 4 पढ़े हो उसी का सीक्वेंस बोल रहा है, ठीक है? चलो, तो कर्क रेखा के समीप स्थित तहसीलों का क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर बोलेगा। ये पूर्व से पश्चिम लगता है, पश्चिम से पूर्व है और पूर्व से पश्चिम लगता है, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो पहले 4 जिला हो गए, अब हर एक जिले के दो को याद रख लो। तो भाई मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में कौन कौन है? तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में मनेन्द्रगढ़ चला गया इधर, भरतपुर चल गया इधर, इसलिए भरतपुर पहले आ गया। क्लियर हो गई बातें? तो भरतपुर और मनेन्द्रगढ़, इसका काम खत्म। कोरिया में कौन कौन से क्षेत्र? तो सोनहट और बैकुंठपुर। कौन कौन? सोनहट और बैकुंठपुर, एस एंड बी हो गया, ठीक है? सूरजपुर में कौन कौन? तो ओड़गी और प्रतापपुर, ओड़गी और प्रतापपुर हो गया। क्लियर होगी बातें? लास्ट में आपको बलरामपुर रामानुजगंज कौन कौन हो गया? तो बलरामपुर और कुसमी हो गया। तो बताइए पश्चिम से पूर्व की ओर का सीक्वेंस, पहले जिलों का बताइए। कौन कौन जिले? अरे पहले जिला बोलो। सब खिचड़ी कर दोगे। पहला जिला जोर से बोलो, है पूरा बोलना है। ये ट्विटर हैंडल वाला पूरा यहाँ नहीं चलाने का है ना, एमसीबी से एमसीबी है, हम लिख देंगे बेटा, आपको नहीं बोलना है। चलो अगला जिला, उसके बाद पूरा नाम बोलना है। हाँ, इसका कौन सा दो स्थान है? तो भरतपुर, मनेन्द्रगढ़। कोरिया का, इसका यही याद करना है अभी सबको। अब सीक्वेंस याद करो, फटाक से देखो, फटाक से पूछूंगा मैं। सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस पूछूंगा मैं। पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम दोनों पूछूंगा, इसलिए सीक्वेंस एक बार देख के दिमाग में बैठा लो। पहला तो सिंपल है, नामी जिले का मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो भरतपुर पहले कर दो, लास्ट वाले को पहले कर, लास्ट में कर दो, है ना? चलो आगे बैठाओ। उसके बाद चल जाएंगे हम लोग कोरिया में, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक में लिखे रहता हूँ, भूल जाओ तो इसको याद रखना, ठीक है? ये तो जिले से बन गया, भरतपुर यहाँ, मनेन्द्रगढ़ यहाँ। SBOP करके याद रख लेना, भूल जाओगे एग्जाम में तो, ठीक है? SBBKOP, ये पढ़ने का टेक्निक है, जब आप भी पढ़ो तो ऐसे ही रखना, SBBK, SBOP और BK। हाँ, कम ईयर। क्लासेस मेरे को क्या है कि मिलता है अब शाम को 1.5 घंटा, समय हो गया मेरे क्लास का कम, तो 4 बजे आ जाया करो, क्योंकि मैं 4 बजे चालू कर दूंगा, तो नहीं आओ तो लॉस हो जाएगा, बहुत सारा लॉस हो गया ना, जो नहीं आएगा आपका बहुत सारा लॉस हो गया, ठीक है? मगर अब यहाँ ध्यान देकर पढ़िए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई ध्यान बैठा लिए, पूछे? हो गया? किसका नहीं हुआ हाथ उठाओ, सबको दिमाग बैठ गया? चलो प्यारे मोहन, आंख बंद करो फटाक से, आंख बंद करो, आंख बंद करो फटाफट। पहले जिला बोलेंगे, पहला बोलिए पूर्व से पश्चिम की ओर जिला बोलिए, कर्क रेखा से कटने वाले। हाँ, पहला जा रहे, ऐसे मत बोलो भैया। चलो आंख बंद रखो, मैं पूछूंगा, आंख बंद रखो, बोलो। पूर्व से पश्चिम में पहला जिला, दूसरा जिला, तीसरा जिला, पहला जिला भरतपुर। अब बोलो भाई पश्चिम से पूर्व में उनका बोलेंगे जो जो बिंदु हैं, तो बताओ मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में कौन से 2 बिंदु हैं? उसके बाद सोनहट और
सोनहट और अपने दिमाग का एनालिसिस करना कि किस बिंदु को हम भूल रहे हैं आंख बंद करते समय, उसी को फिर आंख खोल के बस देखना है। सोनहट और बैकुंठपुर, अगला फिर उसके बाद बलरामपुर, और फिर से बोलना चालू करो। पश्चिम से पूर्व की ओर पहला, अरे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां। ठीक है, फिर से बोलना है इसको, आंख बंद रहो, आंख नहीं खोलना है, जब तक नहीं बोलूंगा आंख नहीं खोलना है, नहीं तो मिर्ची पाउडर फेंक के मारूंगा मैं। हाँ चलो बताओ, पहला क्या है, फिर क्या है, पहला क्या है, फिर क्या है, पहला क्या है, फिर क्या है, तीसरा क्या है, फिर क्या है, तीसरा क्या है, फिर क्या है, तीसरा क्या है, फिर क्या है, आपका ये पांचवा क्या है, पांचवा क्या है, छठवा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, सातवा, आठवा, सातवा, आठवा। पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बोलना चालू करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा। फिर से बोलेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बैकुल कैसे आवाज कम हो रहा है? हाँ फिर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा। चलो आँख खोल लो भैया, वेरी गुड। चलिए हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। अब अगला आ गया भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। आइए, तो भारतीय मानक समय रेखा का वैल्यू कितना है, कल इसके बारे में बता दिए थे। कितना है इसका वैल्यू? 82.5 डिग्री। कितना वैल्यू? अब ये देशांतर तो हमेशा क्या होगी, पूर्वी देशांतर ही होगी। क्लियर होगी बातें? तो रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से गुजरती है? कर्क रेखा कितने जिलों से? देशांतर का कितने जिलों से? वेरी गुड। इसके 7 जिले अब देख लीजिए। पहला कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, हाँ फिर कौन है, फिर कौन है? बताओ सबसे पहला कौन दिख रहा है, फिर 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 कौन दिख रहा है? क्लियर हो गई बातें? बोलो पहला, बिना उसको देखे बोलो, है ना। मेरा शकल देख लो, भगवान ठीक ठाक दे दिया भैया, भगवान की दे दो, धन्यवाद ईश्वर। हाँ तो बताओ पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है, छठवा क्या है और सातवां क्या है? अब बताओगे आप लोगों की, बताइए सरगुजा संभाग के कितने जिलों से गुजर रही है? 2। बिलासपुर संभाग के और आपके रायपुर संभाग के, रायपुर संभाग के, दुर्ग संभाग के 0 बोलो, 0, और बस्तर संभाग के 0। क्लियर हो गई बातें? तो सर्वाधिक बोलेगा भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन मीन टाइम लेवल, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सर्वाधिक किस संभाग के जिलों को काटती है? रायपुर कितने जिलों को? तो 3। किन जिलों के, किन संभागों की संख्या को, कितने संभागों की संख्या कितनी है इनके बराबर जिलों को काटती है? संभागों की संख्या कितनी है जिनके बराबर जिलों काटती है? 2 संभाग है ना जब बराबर संख्या में काट रही है। कौन कौन है वो? सरगुजा और बिलासपुर। समझा? कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बन जाएगा ना सब। चलो जिले कितने हैं? 7। सीक्वेंस बोलेगा, बन जाएगा ना ये भी चीज। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर से दक्षिण बोल दे, दक्षिण से उत्तर बोल दे, ये भी क्रम आप लोगों से बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कटान बिंदु। अब भैया देखिए, आप कहोगे छत्तीसगढ़, यहाँ से गुजारे हम लोग क्या, कर्क रेखा, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं क्या, भूमध्य रेखा। तो भैया कहीं ना कहीं तो काटेंगे एक दूसरे को ना। तो कटान बिंदु कहाँ पर है? भूमध्य रेखा बोल रहा हूँ, कौन क्या, कर्क रेखा और आपका भारतीय मानक समय रेखा। तो काट कहाँ पे रहा है बोल रहा है? तो कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा कहाँ पे काटता है? तो कोरिया जिले में। कहाँ पे काटती है? तो जिला क्या बोलेगा? कोरिया। क्षेत्र क्या बोलेगा? सोनहट। पहाड़ी क्या बोलेगा? समझ के बाद तीनों अलग अलग पूछ सकता है। तो बताइए कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा कहाँ पे काटती है एक दूसरे को?
कोरिया जिला के सोनहट क्षेत्र के, हाँ ऐसे ही बोलना है। कौन सा जिला के, कौन सा क्षेत्र के, कौन सी पहाड़ी को। आपको दिख रहा है उतना पीछे बैठे हैं तो ये लंबू लंबू लोग रोक नहीं लिए इन लोग, दिख रहा है ना। हाँ ठीक है, नहीं दिखे तो सामने आ जाना, ठीक है। हाँ और कोई इधर किसी को नहीं दिख रहा था, आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। आपको तो सही साफ एंगल है, ठीक है। और कोई जिसको नहीं दिख रहा होगा, बाकी तो सब ठीक है। आपको दिख रहा है बीच में है तो आप, दिख रहा है ना बीच में। हाँ क्योंकि सामने वाला सब छेक देते हैं इन लोग, बहुत बदमाश इन लोग। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। समुद्र तल से छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लेते हैं, ठीक है। समुद्र तल से छत्तीसगढ़ की औसत ऊंचाई कितनी है, कितनी है, कितनी है। अब बताओ कैसे नापे होंगे। छत्तीसगढ़ का जो ऊंचाई है समुद्र से 500 मीटर ऊंचा है, कैसे नापेंगे। आप नहीं बोलोगे मोनिका, नहीं पता था, फट से बोलेगी, मेरे को पता है, पढ़ लिए तो बोलेंगे। बताओ कैसे नापते होंगे। मैं ऑप्शन देता हूं, मीटर गेज लेकर के, मीटर टेप लेकर के, मरकरी टेप लेकर के, या भैया आपका हीलियम पैमाने से। क्या ऑप्शन होगा बताइए, बताओ। अरे चारों में से एक ऑप्शन चुनना है, एग्जाम है आपका। किससे नापते हैं, हाँ मर्क्यूरी। और आगे आंसर तो आ रहा है कम से कम, हाँ बोलो और। अरे बताओ भाई कैसे कर ले हो यार, छोटे मोटे लोग कैसे कर ले हो। किससे नापते हैं, कैसे नापते हैं, कुछ नहीं मतलब बताओगे आप, पीछे हम लोग नहीं बोलेंगे सर के। अरे चार ऑप्शन तो दिए, तुक्का तो मारो, तुक्का मारने का फ्री है। बताओ तुक्का मारो किससे। चलो मोनिका बताओ। हाँ यस, किससे नापते हैं। तो भैया हाइट कैसे निकालते हैं, क्या बोल रही है, जोर से बोलो एक बार मोनिका। हाँ नहीं था ना, तो बोलना था इनमें से कोई नहीं था, तो कौन सा चुन रहे था तो कौन सा बोले कि हाँ सर इसमें से ये वाला है, इसलिए तो नहीं रखा था। आओ तो नापते किससे हम लोग, हाइट वायुमंडलीय दाब से। क्योंकि एक चीज आप सुने हो ना कि जैसे जैसे समझाता हूँ आज आपको, क्या सुनोगे, चलो दिखाता हूँ आंख में, आंख के सामने दिखा देता हूँ आज आप लोगों को कैसे वायुमंडलीय दाब से हाइट पता चलता है। आओ बताओ, एक लोग आप लोग यहाँ पे जमीन पे हो, ठीक है, और ये भैया यहाँ पर, ये मैं एकदम पहाड़ी ऊंचाई पर बैठा हूँ, ठीक है ना, बादशाह की तरह यहाँ देख रहा हूँ। ये मैं बैठा, ये टिडिंग, हा ठीक है। और आप लोग सब यहाँ पे टिडिंग 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 किड़िक 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 किड़िक। बताइए पहले तो ये बताइए कि हम सभी में से, आप लोग हैं भैया स्टूडेंट्स और हम हैं भैया टीचर। बताइए स्टूडेंट और टीचर में से दोनों में वायुमंडलीय दाब बराबर है, बराबर है कि अलग अलग है, अलग अलग है। तो किसमें ज्यादा होगा वायुमंडलीय दाब, मुझ पर ज्यादा होगा, जब मैं पर्वत पे चढ़ गया मुझ पे ज्यादा होगा कि इन पे ज्यादा होगा, किस पे हो ज्यादा। हाँ तुम लोग मत बोले यार इंडियन ज्योग्राफी वाले बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी वाले नहीं बोलेंगे, बाकी सब बोलेंगे। बताइए किस पे वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा। हाँ अब सुन के हैं, बताओ। आज दिखाते हैं कैसे स्टूडेंट पे ज्यादा होता है और टीचर पे कम होता है, कैसे होता है देखो। बताओ वायुमंडल दाब का मतलब क्या है। हमारे चारों तरफ वायु है कि नहीं, वायु वायु है, इन सभी वायु में गैसेस है, क्या है, गैसेस, क्या भैया गैसेस। तो जब वही गैस को सिलेंडर में भर देते हैं तो भरा हुआ सिलेंडर भारी होता है कि खाली सिलेंडर भारी होता है। मतलब भरा हुआ सिलेंडर कोई ना कोई क्या होगा भैया, द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा। अरे वायुमंडल जो वायु है, वायु में गैसेस भर रहे हैं, तो उस भरे हुए गैस का कुछ द्रव्यमान है ना, तभी तो हम गैस भर देते हैं सिलेंडर, तो भरा हुआ सिलेंडर भारी होता है, खाली वाला हल्का होता है। मतलब भैया गैसेस का द्रव्यमान होता है ना, क्या आपको पता है सब चीज का द्रव्यमान होता है। जब गैस का द्रव्यमान है तो बताओ जिसमें भी है मास द्रव्यमान, उसका होगा वेट, वेट ही कहलाता भैया क्या, फोर्स, क्या कहलाता है, फोर्स। क्लियर की बात है। और प्रेशर का नियम बोलता है, प्रेशर द प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अच्छा आपके वायुमंडल में सर जितनी भी गैसेस हैं उन सब का द्रव्यमान है, जिस कारण उसमें एक वेट आ गया, उस वेट के कारण उसमें एक फोर्स आ गया है, वही फोर्स के इस निश्चित एरिया पे लगता है, यही है वायुमंडल का दाब, प्रेशर है। क्लियर की बात है। तो वायुमंडल में स्थित गैसों के द्वारा एक निश्चित क्षेत्र पर लगाया गया क्या, दाब, दाब, दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब है। समझ में आ गया बात। अब बताओ देखो ज्यादा कैसे भी बता रहा हूं, इनके ऊपर यहां से वायुमंडल भरना चालू हो गया, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां से वायुमंडल भर रहा है, इनके ऊपर भर रहा है, यहां से हो गया भर रहा है भैया। अब बताइए इनके ऊपर ज्यादा वायुमंडल गैसेस हैं कि मेरे ऊपर ज्यादा वायुमंडल गैसेस हैं, किनके ऊपर ज्यादा है,
नीचे वाले। तो जिसके ऊपर ज्यादा गैस होगा उस पर ज्यादा दाब पड़ेगा, कि जिस पर कम गैस है उस पर ज्यादा दाब पड़ेगा? ज्यादा गैस है उस पर ज्यादा दाब पड़ेगा। इसलिए स्टूडेंट पे जब वायुमंडलीय दाब क्या होगा? अधिक, और पर्वत वाले पे क्या होगा? कम। इसी तरीके से समुद्र तल पे जो हम नाप लेते हैं उसको बोलते हैं हम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसे जैसे उससे जितना आप ऊपर जाते जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम आएगा ना? कम आएगा ना? आएगा, यस। तो इसलिए निश्चित कर लेते हैं कि भाई 10 मीटर चढ़ते हैं तो इतना कम होता है, 10 मीटर चढ़ते तो इतना कम होता है। तो उसलिए देख लेते हैं कितना कम हुआ है वायुमंडलीय दाब। वहां देख ले वायुमंडलीय दाब, हमारे छत्तीसगढ़ वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल का दाब तो नॉर्मल देख सकते हैं बैरोमीटर से, है ना, कि वायुमंडल कितना दाब डाल रहा है। तो बैरोमीटर की रीडिंग से पता चल जाएगा कि वहां था 1, यहाँ रहा 5, 5 का डिफरेंस है। 5 मतलब 500 मीटर, 1 मतलब 100 था, 5 मतलब 500 मीटर। इस तरीके से क्या निकाला जाता है? किसी भी राज्य का किसी भी चीज का हाइट कैसे निकाला जाता है? वायुमंडलीय दाब के आधार पर। किसके आधार पर? बताओ भाई, कितने को पहली बार पता चला? हाथ उठाओ एक बार फटाक से। इसमें भी हाथ नहीं उठाते हैं, गजब कंजूस है। चलो ठीक, इस समझ में आ गया बात ना? चलिए अब इसी का एक और क्वेश्चन, ये इसमें ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ नहीं, मगर बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बताओ कि बताओ यहाँ पे मैं खाना बनाऊंगा, फिर ज्योग्राफी नहीं बोलेंगे ना, ज्योग्राफी नहीं, तुम लोग नहीं, हाँ क्लियर्स नहीं आप लोगों में से। यहाँ पे अगर मैं खाना बनाऊंगा प्रेशर कुकर में और वहां पे खाना बनाऊंगा प्रेशर कुकर में, कहाँ पे खाना जल्दी पकेगा? हाँ, नीचे में पकेगा। क्यों? पहला क्वेश्चन ये, ठीक है, कल के लिए होमवर्क देते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बताइए, पर्वतारोही जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है तो बोलते हैं पर्वतारोहियों के नाक से खून निकल जाता है। क्लियर हो गई बात है ना? क्यों? उसको चक्कर आने लगता है, ऑक्सीजन क्या हो जाता है? कम। तो ऑक्सीजन कम है तो भाई चलो मर जाना चाहिए। खून क्यों आ जाता है उसका नाक से? मर जाता नहीं आ रहा भाई ऑक्सीजन, है ना? खून क्यों आ रहा है नाक से, मुंह से, कान से? खून क्यों आ रहा है? पहुंचे पहुंचे, पास पहुंचे। हाँ, थोड़ा और उसी चीज को अभी आप क्या बोले? यह वायुमंडलीय दाब क्या हो चुका है? कम। क्या हो गया है? कम। अब बताओ जिसका दाबमान कम है, बताओ इससे मैं लगा रहा हूँ दबाव, दबाव अधिक, और ये यहाँ से मान लीजिए पानी बोतल है, यहाँ दिखाते हैं। बताओ, बताइए। अब इसको खोल देते हैं, ठीक है, देखो। अब बताओ, इसके ऊपर में भी वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब है, ठीक। अब कितने दबाव पानी बाहर आएगा क्या? अगर वायुमंडलीय से दबाया तो नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। मगर वायुमंडलीय दाब अब कम हो रहा है, कम हो रहा है ना? और मेरे शरीर के अंदर जो रक्त नलिकाएं हैं, धमनी शिराएं, उसमें ब्लड का प्रेशर तो भाई बढ़ेगा ना, क्योंकि ऊपर का दबाव कम हो गया। ऊपर का दबाव कम हो गया, अंदर का दबाव अधिक हो गया, तो क्या आएगा भाई? पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा? तो रक्त बाहर आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए ब्लड बाहर आता है। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर का दाब बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तो पानी कैसे गमन करेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। इसलिए ब्लड कहाँ जाता है? शरीर के अंदर से बाहर की ओर। समझ में आ गया ये बात? चलो, तो आप लोग बहुत गुड लक है कि मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो सब ना इतना मारता उसमें। चलो आगे पढ़ते हैं। चलो, साइंस मेरा फेवरेट टॉपिक है, मनसीब कि मैं साइंस कभी नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोग को। आओ आगे बढ़ते हैं, न दिखाते हैं आंखों सामने। इसलिए समुद्र तल से छत्तीसगढ़ की ऊंचाई कितनी है बताएंगे तो क्या इतना है भाई? हाइट बोलिए, कितना हाइट है? 500 मीटर। कितना हाइट है? 500 मीटर। समुद्र तल से रायपुर शहर की औसत ऊंचाई कितनी है? कितनी है? रायपुर राजधानी इसलिए पूछ रहा है उसका। बताओ छत्तीसगढ़ की ऊंचाई कितनी है और रायपुर राजधानी की 298। अब बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? जब पूरा राज्य 500 मीटर ऊंचा है तो राजधानी नीचे कैसे हो सकता है? क्योंकि बीच में गड्ढा है, मैदान है, कटोरी नुमा, धान का कटोरा। समझ की बात है ना? यस, क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ हमारा है ऐसा। कहाँ गए भैया? आ जाओ। हाँ, छत्तीसगढ़ हमारा है ऐसा। क्लियर हो गई बात है ना? ऐसा। तो बीच में चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, इधर पहाड़ियाँ, इधर भी पहाड़ियाँ, बीच में भैया गड्ढा। इसी गड्ढे में है रायपुर, इसलिए इसका हाइट कम है और छत्तीसगढ़ का हाइट क्या है? ज़्यादा है। क्लियर हो गई बातें? चलिए ध्यान रखिएगा। तो बताइए छत्तीसगढ़ का हाइट कितना है भाई? समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? और रायपुर का ऊंचाई कितना है? 298.15। पूछ लिया है, देख लो, है ना, हल्के में नहीं लेना। चलो अब देखो वही चीज जो आप पढ़ रहे थे उसको दिखा देते हैं। यह छत्तीसगढ़ हमारा, ये 23.5 डिग्री कौन सी रेखा गुजर रही है? कौन सी रेखा गुजर रही है? कौन सी रेखा? कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कौन कौन सी जिले से गुजर रही है? तो फिर और फिर आपके बलरामपुर। सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ दिख रही है आपको?
बलरामपुर में दिख रही है। क्लियर हो गई बात है ना। चलिए, और अब तो ये भारतीय मानक समय रेखा वाले में आ जाते हैं। सबसे पहले कहाँ जा रही है देखिए ये, फिर कहाँ जा रही है, फिर कहाँ चली गई कोरबा, फिर कहाँ चली गई, फिर कहाँ चली गई बुलादा बाजार भाटा पर, फिर कहाँ चली गई, और उसके नीचे कहाँ चल जाएगी गरियाबंद, कहाँ चल जाएगी गरियाबंद में, उसके नीचे चली गई देखिए गरियाबंद में, कहाँ चली गई गरियाबंद से। क्लियर हो गई बातें। और एक दूसरे को कहाँ काट रही है कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा, कहाँ पे काट रही है कोरिया में, कहाँ काट रही है कोरिया में। ठीक है, कौन से संभाग से गुजर रही है कर्क रेखा, तो हाँ बताओ इसका दो बिंदु कौन था, पहला बिंदु कौन है इसका, फिर इसका सोनहट, और इसका कुसमी। क्लियर हो गई बातें। चलिए, वह चीज को हो गया यहां से। अब आते छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल और भौगोलिक सीमाएं देखते हैं। भौगोलिक सीमाएं पहले देख लियो, पर फिर भी देखते चलते हैं, वो चीजें हैं जो पढ़ चुके हो। चलिए बताइए, छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, आगे ना 92 वाला कौन था, 91 वाला, हाँ ये थे कल 91 92 वाला कौन था, तो हो गया 192 है ना, अरे 191 लिख रहे हैं तो भी टेंशन नहीं है। ठीक है, कितना क्षेत्रफल बताइए, तो 135 192 कितना है, और आज बोल देता हूँ उल्टा 135 191। ठीक है, कितना क्षेत्रफल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं इतने से। चलो, कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है भारत के कुल क्षेत्रफल का, कितना परसेंट, 4.11। स्थान कितना है इसका, 90 है। 90 से इसके ऊपर 8 जन होंगे। 8 जन कौन कौन है बताओ, पहला कौन है, पहला हाँ मध्य प्रदेश, पहला कौन है राजस्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गुजरात, छठवा कर्नाटक, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां नहीं पता, 11वां तेलंगाना, 12वां नहीं पता, 13वां नहीं पता, 14वां नहीं पता, 15वां झारखंड। ठीक है, चलो बताओ भाई, इसलिए 1 से 9 तक पूरा लिस्ट बताना पड़ेगा। पहला कौन है, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है, पांचवा छठवा बोलोगे गुजरात, उसके नीचे कर्नाटक। क्या बोलोगे, पांचवा में गुजरात, छठवा में कर्नाटक, पांचवा में गुजरात, छठवा में कर्नाटक। चलो फिर से बोलना चलो, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात, छठवा कर्नाटक, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा, नौवां छत्तीसगढ़, 11वां तेलंगाना और 15वां झारखंड। क्लियर हो गई बातें, तो ऊपर का लिस्ट याद रखिएगा, पूछ लेगा। चलिए आओ, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के 19 राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है। देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया था, उसके ऊपर कितने राज्य हो गए 8, वो खुद कितने नंबर पे 9, और टोटल कितने राज्य हैं 28 राज्य हैं। तो घटाओ कितना आ जाएगा भैया, सर 28 में से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा, हैं 19 आएगा। 28 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा ना। इसलिए भाई बताओ कितने राज्य हमसे छोटे हैं, तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितने राज्यों के क्षेत्रफल से छोटा है, तो मतलब ज्यादा है तो 19 राज्य, और कितने से छोटा है तो 8 से छोटा, और बड़ा कितने से है 19 से। क्लियर हो गई बात है। देखो भगवान कितना अच्छा बना दिया है, 9 में से एक जगह तो 8 ही आएगा, इसलिए कितने से छोटा है, कितने से छोटा है 8 राज्यों से, और कितने से बड़ा है 19 राज्यों से। चलिए, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट छत्तीसगढ़, कितना परसेंट 30.47, कितना परसेंट, तो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है अभी, अब कौन है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, कितना क्षेत्रफल, तो 7145, 7000 नहीं कितना है 7145, कितना है 7145, कितना है। क्लियर हो गई बातें। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो कितना है, कितना है, कितना है
ये जो डाटा है आने वाले टाइम पे बदल सकता है, क्योंकि अभी भी डाटा इसका तीनों जो नया 5 नए जिले बने हैं उसका डाटा अभी भी क्लियर नहीं किया है कौन, छत्तीसगढ़ सरकार। एक आध जगह पर भाई टेबल पे दे दिया हमारे को, अपने खुद के वेबसाइट पे भी डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए ये न्यूनतम वाला बदल सकता है, अधिकतम वाला कौन रहेगा तो कोरबा जिला। क्लियर हो गई बातें। फिर भी आप याद रखो फिलहाल के लिए सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल में, सबसे छोटा कौन है, इसलिए एग्जाम जाने से पहले चेक करके जाने का, मैं बता दूंगा जब भी ऐसा डाटा होगा। ठीक है, कोरबा का क्षेत्रफल कितना है 7145, और इसका कितना है 1468, कितना है 1468, बोलो उसका कितना है, इसका कितना है, उसका कितना है, इसका कितना है, उसका माने कौन सा जिला, इसका माने कौन जिला। हाँ चलो आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संघ के राज्यों के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लेते हैं। तो आप देख चुके हो उड़ीसा राज्य के हम किस दिशा में है, पश्चिम से। सब बनाया जी, शुरू में बता दिया ना, इसको बताने की जरूरत है क्या मेरे को, शुरू में देख चुके हो। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य एवं जिले देख लेते हैं। तो हमारे सीमावर्ती में कितने राज्य, हमारे कितने पड़ोसी राज्य हैं, कितने पड़ोसी राज्य हैं 7। अंतरराज्य सीमा, हमारे अंतरराज्य इन द सेंस एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में स्थित सीमा। क्लियर होगी बातें, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में स्थित जिले। क्लियर होगा, उन जिलों द्वारा बनाई गई सीमा क्या है, अंतरराज्यीय सीमा है, अंतरराज्यीय जिले हैं। तो अंतरराज्यीय जिला बोलेगा मतलब कैसे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में फंसे हुए जिले। ठीक, और जो बीच में फंसा होगा ये इससे टच होगा, इससे टच होगा ना, जैसे पेन में बोला मेरे बीच में है ना, इस राज्य से राज्य के बीच में अंतरराज्यीय है, तो दोनों टच है ना, वही तो बनाएंगे क्या, अंतरराज्यीय जिला क्या बनाता है हमेशा, अंतरराज्यीय सीमा क्या बनाएगा, अंतरराज्यीय सीमा बनाएगा। कौन बनाएगा, अंतरराज्यीय जिला बनाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कितने अंतरराज्यीय जिले हैं 22, कितने हैं 22। कितने भूअवस्थित जिले हैं 11, कितने हैं 11। चलो दिखा देते हैं, देख के बात करेंगे। आओ तो भूअवस्थित जिला देखना चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला भूअवस्थित जिला कौन है, जोर से बोलो, पहला कौन है, फिर 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 कौन है, बोलो 2000, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, और ये नीचे भी एक ठो आता है, नीचे कौन है, दंतेवाड़ा। कौन है, दंतेवाड़ा। गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो छत्तीसगढ़ में टोटल जिले कितने हैं प्यारे मोहंस, कितने हैं 33। उसमें भूअवस्थित जिले कितने हो गए, तो बचे हुए जिले कितने हो गए, तो 22 जिले कैसे होंगे, भूअवस्थित होंगे कि अंतरराज्यीय होंगे, तो अंतरराज्यीय जिलों की संख्या कितनी है, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, भूअवस्थित जिलों की संख्या कितनी है। भूअवस्थित जिलों की संख्या में उत्तर से दक्षिण का क्रम बोलना चालू कीजिए, पहला जिला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर आपका, फिर आपका, फिर आपका, फिर आपका, फिर आपका। अब इसको कभी उत्तर से दक्षिण क्रम बढ़ देंगे तो उसको घर मट के होमवर्क करना। कैसे होमवर्क करोगे, बोलते उत्तर से दक्षिण के आधार पर, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर जमाइए, है ना, किसको पहला उत्तरी अक्षांश छुएगा। तो सबसे पहले किसको छुएगा भैया बताइए, रेखा आ रहा है तो किसको छुआ सबसे पहले, सरगुजा को। फिर किसको छू रहा है, कोरबा को। फिर किसको छू रहा है, 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 फिर किसको छू रहा है। तो आप समझ गए, उत्तर से दक्षिण के क्रम जमाने बोलते तो समझ में आ जाएगा ना बात। उत्तर से दक्षिण क्रम में ये चीज याद रखना है। उत्तर से दक्षिण क्रम में क्या याद रखोगे बताओ, सबसे पहले सरगुजा, फिर 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 हाँ हाँ, फिर 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 और दक्षिण से उत्तर बोले तो उसको उल्टा कर लेंगे। ठीक है, तो भूअवस्थित जिले बेटा ये वाले हो गए डार्क वाले, और अंतरराज्यीय जिले हो गए जितने व्हाइट कलर के दिख रहे हैं। क्लियर हो गई बातें। 33 जिला तो आपको पता ही है। और ये हो गए हमारे 7 पड़ोसी राज्य, तेलंगाना, इतने के लिए आंध्र प्रदेश हाईलाइट कर दिखाते हैं, रुको, आंध्र प्रदेश बस इतनी सी, कितनी सी, इतनी सी। तो सबसे कम अंतरराज्यीय जिला कौन, अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है, आंध्र प्रदेश। कौन बनाता है, सबसे छोटी कौन सी पड़ोसी राज्य सीमा बनाती है, कौन बनाता है, और सबसे लंबा कौन बनाता है, कौन बना रहा है, उड़ीसा बना रहा है सर, उड़ीसा। कौन बना रहा है, उड़ीसा बना रहा है, देख रहे हो इतना लंबा बना रहा है। तो सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है, सबसे छोटी
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्लीन पे। अब बताइए, अगर 22 जिले हम देखेंगे, 22 जो अंतर्राज्यीय जिले हैं, इसमें सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? जिला सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? बलरामपुर। कौन बना रहा है? बलरामपुर। सब देखो यहाँ से बनाना चालू कर रहा है और ये बनाते बनाते सर बनाते बनाते ये बनाते बनाते इतना दूर तक बना रहा है। तो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन है? कौन है? और सबसे कम बनाने वाला कौन है जिला? कौन है? धमतरी। कौन है? तो सबसे लंबा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, पूरा बोलना है, और सबसे कम बनाने वाला अंतर्राज्यीय सीमा वाला। तो राज्य पूछेगा तो उड़ीसा, बड़े में उड़ीसा, छोटे लंबाई में आंध्र प्रदेश। जिला में पूछेगा तो, और छोटे में बोलेगा तो धमतरी। क्लियर हो गई इतना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए तो प्रदेश की सीमा से संलग्न राज्यों की संख्या कितनी है? 7। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 22। छत्तीसगढ़ में कुल भू-राष्ट्रीय जिलों की संख्या कितनी है? 11। देखिए राज्य जिला बोल दिया है तो क्या हो जाएगा? जिला कौन? जो राज्य से टच ना हो। इसलिए भू-राष्ट्रीय जिले की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा जिला जो किसी अन्य राज्य की सीमा से टच ना हो और समुद्री सीमा से टच ना हो। क्लियर हो गई बात है? हाँ, तो जिला बोलेगा जब यहाँ पे कहाँ गया हमारा जिला, जिला बोल देगा भैया तो राज्य से करेंगे, राज्य बोल देगा तो देश से करेंगे। क्लियर हो गई बात है ना? हाँ। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ है? उड़ीसा के साथ। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा सीमावर्ती राज्य, उसका सबसे छोटा, इसका पूरा सीक्वेंस ही आप लोग जान रहे हो, पढ़ा चुके हैं अपन। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला। चलो कितना जानते हो यार तुम लोग, कहाँ से क्या आए थे बताओ? हैं आपसे बता, गजब। चलो भैया आपको हिप्पोपोटामस बोल दे रहे तो थोड़ा वो तारीफ कर दे रहे हो, ठीक है। चलो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले, ठीक है। अब मैप को ध्यान से देखेंगे और बोलेंगे कि कौन कौन से कितने ऐसे जिले हैं जो 3 राज्यों को छूते हैं। तो देखो एकदम उत्तर एकदम दक्षिण वाला मैप देखेंगे, ठीक है। आइए देखिए, जो बलरामपुर रामानुजगंज है, क्या ये झारखंड को टच कर रहा है? कर रहा है? क्या ये उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है? और क्या थोड़ा सा एमपी को टच कर रहा है यहाँ वाला? यस। तो भैया 3 राज्यों को छूने वाला कौन सा जिला है? बलरामपुर रामानुजगंज है। क्लियर हो गई बातें? चलिए, और अगला जिला कौन हो जाएगा बताओ तो? कौन हो जाएगा? सुकमा। देखो इतना तेलंगाना को टच कर रहा है क्या? इतना आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है क्या? और इतना उड़ीसा को टच कर रहा है क्या? तो 3 राज्यों की सीमा को छूने वाले छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? तो 3 राज्यों को छूने वाले 2 जिले, 2 राज्यों को छूने वाले 3 जिले। कितना अच्छा देखो कॉम्बिनेशन ना, क्या बोलोगे? 3 राज्यों को छूने वाले 2 जिले और 2 राज्यों को छूने वाले 3 जिले। क्लियर हो गई बातें? वो 2 राज्यों वाले बता देते हैं। देखो बीजापुर, क्या बीजापुर देखो यहाँ महाराष्ट्र को छू रहा है और यहाँ पे तेलंगाना को, तो बीजापुर हो गया 2 राज्यों को छूने वाला पहला। क्लियर हो गया? अगला कौन हो जाएगा बताओ? राजनांदगांव। क्या राजनांदगांव को भी देखो महाराष्ट्र, यहाँ तो महाराष्ट्र को टच कर रहा है, यहाँ से भाई एमपी को टच कर रहा है, ये भी हो जाएगा। और अगला कौन हो जाएगा तो जसपुर। देखो ऊपर छू रहा है झारखंड को, नीचे छू रहा है उड़ीसा को। तो बताओ 2 राज्यों को छूने वाले कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन से? जसपुर, राजनांदगांव और बीजापुर। कौन कौन से? जसपुर, राजनांदगांव, बीजापुर। और 3 राज्यों को छूने वाले कितने जिले? 2 जिले। कौन कौन से? सुकमा। ठीक, आ जाओ। अब बाकी जितने बच जाएंगे भाई क्या नॉर्मल उनका दूध भात है ना। आओ एक एक जिले छुएंगे, ठीक है। तो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले 2 जिले हैं। कौन कौन से? बलरामपुर रामानुजगंज और सुकमा जिले। किसको किसको टच करते हैं पूछेगा तो बता दोगे अब आप लोग? बलरामपुर किसको किसको टच करता है? एमपी को, यूपी को, फिर झारखंड को कर रहा था। ये किसको करता? सुकमा किसको कर रहा था? उड़ीसा को, तेलंगाना को और आंध्र प्रदेश को कर रहा था, ठीक है। 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। कौन कौन है? जसपुर, राजनांदगांव, बीजापुर। जसपुर किसको छू रहा है? झारखंड, उड़ीसा को। राजनांदगांव मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को। और बीजापुर आपके तेलंगाना और महाराष्ट्र को। क्लियर हो गई इतना बात? चलो, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? 22 हैं। सरगुजा संभाग के कितने हैं भैया? वैसे बोलेगा तो गिनो एक बार, कितने हो जाएंगे सरगुजा संभाग के? कितने हो जाएंगे? बिलासपुर संभाग में, रायपुर संभाग में, दुर्ग संभाग में, बस्तर संभाग। इतने तेजी से आंसर आना चाहिए था। अरे गधो, हर जिले की संख्या, हर संभाग की जब जिलों की संख्या पता है तो उसमें केवल भू-आश्रित घटा दोगे ना, तो कैसे नहीं बचा? सरगुजा में 1 ठो था तो कितना बचा? 5 ठो। फट से बोलोगे। बिलासपुर में 3 ठो तो कितना बचा भैया?
कितना है बिलासपुर में जिला वर्तमान में? 8। तो 3 ठो कितना बचेगा? 5 ठो। रायपुर में कितना जिला है? 5 ठो। कितना ठो अवस्थित था? 2 ठो। तो कितना बचा? 3 ठो। दुर्ग में कितना है? 3 ठो। तो बचा कितना इधर आपका? 7 हो गया जिला। कितना बचा आपका? 4 ठो। और बस्तर में आपका 1 ठो। इतना तेज कैसे नहीं आ रहा है आंसर? ऐसे ही आना चाहिए। तो बताओ फटाफट कि अंतरराज्यीय आपके जिलों की संख्या सरगुजा संभाग में कितनी है? पहले बताओ सरगुजा संभाग कुल कितने जिले हैं? बिलासपुर संभाग में 8 जिले, बस सरगुजा में 6 जिले। बोलो, सरगुजा में, बिलासपुर में, आपके रायपुर में, आपके दुर्ग में, 7 बस्तर में। तो भैया कौन से 2 संभाग है जहां जिलों की संख्या समान है? दुर्ग और बस्तर। कितने संख्या वहां पे? 7-7। पहले दिन पढ़ाया था सब शुरू दिन पे, ये है ना, भूल जा रहे हो, आगे बढ़ो। सबसे कम जिलों की संख्या कहां पर है? कितनी है? 5। क्लियर होगी बातें? सर्वाधिक जिलों की संख्या कहां पर है? कितनी है? तो अब रैंकिंग चालू करते हैं। सर्वाधिक जिलों की संख्या वाला संभाग कौन होगा? उसके बाद बस्तर और दुर्ग, फिर उसके बाद सरगुजा, और सबसे कम वाला। क्लियर हो गई बातें? अब चलो भू अवस्थित घटाओ, जिलों की संख्या पता चल गई ना। चलो अब बताओ सरगुजा संभाग में कितने आपके अंतर राज्य सीमा वाले जिले होंगे? 5। भाई टोटल थे 6, 1 हटा दो सरगुजा, कितने बचे? 5। बिलासपुर में 5। बिलासपुर में तो 5, 8 जिलों में से 3 गया तो 5। आपके रायपुर में 3, दुर्ग में 7 जिले हैं तो कितना बचे? 3 हटा दिए तो 4, दुर्ग में 4, और लास्ट में आपके बस्तर में 6। बस्तर में चलो ऐसे लिख देते हैं। पहले दिमाग में मैप रहना चाहिए, उसके बाद कॉपी किताब में देखने की कोशिश करना है ना। आओ, योगी भाई हमारा पूरा सरगुजा संभाग हो गया हमारा, योगी हमारा पूरा बिलासपुर संभाग हो गया हमारा, ये पूरा हो गया हमारा रायपुर संभाग हो गया हमारा, ये पूरा हो गया हमारा दुर्ग संभाग हो गया, ये हो गया हमारा पूरा बस्तर संभाग हो गया। बताओ यहाँ कितने अंतर्राज्यीय जिले बचे हैं? तो 5। यहाँ पर कितने? 4। कितने? 4। फिर यहाँ पर कितने बचे अंतर्राज्यीय? 3। यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। अब इसकी संख्या के आधार पे बोल देगा घटते से बढ़ते क्रम में जमाओ। समझ में आया बात? पहले तो बोल देगा भू अवस्थित जिलों के आधार पर जमाइए, तो बोलेगा भू अवस्थित जिलों के आधार पर संभागों के क्रम को अवरोही क्रम में जमाइए। तो ये सबसे पहला कौन आ जाएगा? अवरोही बोला हूं। अवरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम की घटते क्रम? हाँ, अवरोही माने क्या होता है? घटते कि बढ़ते? हाँ, घटते। अवरोही माने घटते। तो घटते में सबसे पहले बड़ा लेते हैं छोटा लेते हैं? बड़ा लेंगे ना। तो सर्वाधिक कहां पे है? भूअवस्थित। क्वेश्चन असल भूअवस्थित पूछे थे हम, भूअवस्थित। ठीक है, तो कौन जाएगा? बिलासपुर संभाग। पहले भूअवस्थित खत्म कर लो। सर्वाधिक भूअवस्थित वाला जिला कौन हो जाएगा? उसके बाद दुर्ग, उसके बाद रायपुर, उसके बाद सरगुजा और बस्तर। तो पूछेगा कौन से 2 ऐसे संभाग है जहां पे भू अवस्थित जिलों की संख्या समान है? तो सरगुजा और बस्तर, एक एक ठो है वहां पर। क्लियर होगी बातें ना। चलो अब अंतर्राज्यीय पे चलते हैं। अंतर्राज्यों को अवरोही क्रम में जमाना है, बढ़ते से घटते क्रम में जमाना है। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय में जमाइए। चलिए बोलिए, पहला कौन आ जाएगा? बस्तर आ जाएगा। कितनी संख्या है? उसके बाद कौन आ जाएगा? सरगुजा। कितनी संख्या है? उसके बाद कौन आ जाएगा? बिलासपुर और दुर्ग आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? लास्ट में रायपुर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? रायपुर। कौन से 2 ऐसे संभाग जहां अंतरराज्यीय सीमा वाले जिलों की संख्या समान है? तो बिलासपुर और क्लियर हो गई बातें ना। तो क्वेश्चन कैसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है, आपको नॉलेज है तो उसके आधार पर वही निकालना होगा कैलकुलेशन। समझ में आया बात ना। ये घर में इतना प्रैक्टिस यही करवा दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा। मगर आपको ये पता होना चाहिए कि नॉलेज क्लियर होना चाहिए। तो कैसे घुमाए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ध्यान समझना और ध्यान से आंसर तक पहुँचना, लापरवाही नहीं करना। नहीं तो इसी चक्कर छोटी छोटी चीज़ में सब गड़बड़ हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था हमारा, ये भी हो गया था। तो अब इसका नाम अलग से पढ़ाना पड़ेगा कि सरगुजा में कौन कौन से हैं? नहीं, क्यों? क्या करोगे सरगुजा में? क्या करोगे अंतर्राज्यीय के लिए? सरगुजा को हटा दोगे, बाकी सभी जिले रहेंगे। बिलासपुर में क्या करोगे? 4 को हटा दोगे। किसको? इसको कोरबा, बिलासपुर, जांगी चांपा, शक्ति, बाकी सब आ जाएंगे। रायपुर में क्या करोगे? बुलादा बाजार, रायपुर हटा दोगे, बाकी सभी आ जाएंगे। दुर्ग में क्या करोगे?
बेमेतरा दुर्ग बालोद हटा दोगे बाकी सभी आ जाएंगे। बस्तर में क्या करोगे, केवल दंतेवाड़ा हटाओगे सभी आ जाएंगे। क्लियर होगी बातें। और इसको उल्टा लिस्ट बनाने बोलेगा तो भी बना लोगे। चलो, जिले के भू स्थित कितने जिले हैं भैया हमारे, 11 हैं। सरगुजा संभाग में 1 है, वो आप नाम जान रहे हो। बिलासपुर में कितने हैं, 4 है, नाम जान रहे हो। रायपुर में कितने हैं, 2 है, आप नाम जान रहे हो। दुर्ग में कितने हैं, 3 है, नाम जान रहे हो। और औसतन कितने हैं, 1 है, नाम जान रहे हो। इसमें कुछ भी पूछ देता है, देख रहे हो बात। चलो, सब एनालिसिस हम कर चुके हैं। आइए, हाँ, ये दिशा भी आपको पता ही है ना। क्या पता है कि उत्तर प्रदेश उत्तर दिशा में है, कितने जिले से टच करता है, 1 जिले से। किससे टच करता है, बस आपका बलरामपुर से टच करता है। झारखंड उत्तर पूर्व दिशा में कितने जिलों को टच करता है, 2 जिलों को, बलरामपुर और जसपुर को टच करता है। आंध्र प्रदेश दक्षिण दिशा में है, 1 जिलों को टच करता है, किसको करता है, सुकमा को, और सबसे कम सीमा बनाता है। तेलंगाना दक्षिण पश्चिम में 2 जिलों को टच करता है, किसको, इसको तो हाँ, सुकमा और बीजापुर को। महाराष्ट्र पश्चिम दिशा में है, 5 जिलों को छूता है, किसको इसको छूता है तो बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। उड़ीसा कितने को छूता है भैया तो 9, उड़ीसा 9। किस दिशा में, पूर्व दिशा में। कितने जिलों को छूता है, 9 जिलों को। किसको, इसको जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, सारंगढ़, बिलाईगढ़। क्लियर हो गई बातें। चलो, लास्ट मध्य प्रदेश कितने को छूता है तो 9। किस दिशा में हमारे, उत्तर पश्चिम दिशा में हमारे। तो कितने, कौन कौन से छू रहा है देखो मध्य प्रदेश, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, गौरला, पंडमरवाही, मुंगेली, राजनांदगांव, कबीरधाम, खड़गड़, छुदनगंडई, मनिंदगढ़, चिमरी, भरतपुर। क्लियर हो गई बातें। अब बताओ इसमें कौन है जो बराबर संख्या में छूते हैं, कौन कौन है, कितने कितने को। फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तो 9 का एक जोड़ी बन गया। फिर महाराष्ट्र क्या बना, 5 का जोड़ी। फिर 2 का एक जोड़ी बना, कौन कौन, झारखंड और तेलंगाना 2-2। फिर 1 का जोड़ी, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश 1-1। तो जोड़ी किस का बन रहा है, 9-9, फिर 9, फिर 9 के बाद सेकंड वाले को बोलना है, उसके बाद बोलना 9-9, फिर 5, फिर 2-2, फिर 1-1। क्लियर हो गई बातें। अब इसको चलो मैप में देखना, मैप में देख के आप लोग फटाफट बताना। चलिए बताओ, अब मैप देख के आप दिमाग में बैठाना पड़ेगा, हर चीज रटेंगे थोड़ी, मैप में देखना है। तो बताइए, मैप देख के बताइए, उड़ीसा उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है, किस किस जिलों को टच कर रहा है। बताइए, पहला किसको टच कर रहा है, जसपुर, फिर रायगढ़, फिर सारंगढ़, बिलाईगढ़। इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए। पहला क्या इसको टच कर रहा है, पहला किसको टच कर रहा है, फिर 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 क्लियर हो गई बातें। अब काउंट करके देखो एक बार कितना हो रहा है, तो कितना हो रहा है, गिन लिए खुद से, गिन के देखो तो दिमाग बैठेगा, है ना। वहाँ पढ़े हो इसलिए ऐसा मत बोलना, गिन के देख लिए 9 है। चलो, यह हो गया 9, दिमाग बैठाना। इसे 9 और किसका था भैया, हम किसका देखे थे, और 9 हो मध्य प्रदेश को। तो सीधा यहाँ चलते हैं, इधर से सीधे चलते हैं ऐसे। और इसको देखो कहाँ किसको टच कर रहा है, राजनांदगांव, किसको, फिर 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 और फिर। क्लियर हो गई बातें। अब उल्टा बोलो, पहले किसको टच कर रहा है, फिर 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 खत्म, है ना। हाँ, कितने हो रहे हैं गिन के देखो एक बार फटाक से, 9 हो रहे हैं ना। तो 9-9 को कौन छू रहा है भैया, बोलो कौन कौन सा राज्य छूता है, मध्य प्रदेश छू रहा है। 9-9 वाले खत्म हो गए, कौन कौन से नाम है पता चल गए। मैप का जिला तो पता है ना अब अपने को, कहाँ कहाँ कौन कौन स्थित है। हाँ चलो, तो हर दिन बैठ के रात में देखा करो। अब से यही आपकी महबूबा है ये मैप, है ना, सब इसी से निकले भैया क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब चलते भैया, किस 9-9 के बाद किसका बारी था, 5 का। 5 कौन छू रहा था, कौन छू रहा था, महाराष्ट्र। तो देख लेते हैं महाराष्ट्र किसको छू रहा भाई, राजनांदगांव को। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर। अब बोलो पहले किसको छू रहा है, फिर मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, किसको, फिर आपके उत्तर बस्तर, कांकेर। ये पूरा नाम है, क्या नाम है, फिर क्लियर हो गई बातें। चलो इसको ऊपर उल्टा बोलना चालू करो, पहले फिर 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 गिन के देखो कितना हो रहा है, ये पहला, फिर 5। तो 5 को कौन छूता है,
9 9 को कौन छू रहा है? हाँ चलो अब आगे बढ़ो। फिर उसके बाद बताओ 9 9 के बाद 5 के बाद किसका जोड़ी बन रहा था? 2 2 का। तो 2 2 में कौन टच कर रहा है बताओ? कौन कौन है? तेलंगाना। तेलंगाना किसको छू रहा है भाई? यहाँ से बीजापुर को, और यहाँ पर और फिर कौन छू रहा है 2 को? कौन छू रहा है? झारखंड। किसको? और फिर जसपुर को। क्लियर हो गई बातें? तो एकदम ट्रायंगल में ऐसी भाग्य सीधा सीधा। ठीक है, तो 2 2 को कौन कौन छूता है? तेलंगाना और झारखंड। तेलंगाना किन दोनों को छूता है? और वो झारखंड। क्लियर हो गई बातें? अब 2 2 के बाद क्या बच गया लास्ट में? 1 1। यूपी केवल किसको छू रहा है? अब भैया आपका आंध्र प्रदेश केवल किसको छू रहा है? क्लियर हो गया? पूरा मैप में दिमाग बैठ गया ना पूरा? चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया पूरा लिस्ट खत्म। अब चलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में। किसमें चलेंगे हम लोग? आप छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, भूगर्भ का मतलब क्या होता है कि भूमि के गर्भ में क्या है। क्लियर हो गई बात है ना? तो आप भूगर्भ पढ़ाने से पहले थोड़ा सा भैया हम लोग थोड़ा सा आपके साथ मजा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बोलो भाई? एक बार जोर से बोलो तो। मजा ले लेते हैं। आओ मजा लेते हैं, मतलब से मजा देंगे आपको। किसका मजा? नॉलेज का मजा। आइए चलिए समझिएगा बात को। कल आपको एक बात बताया गया था कि नहीं बताया गया था कि पृथ्वी कैसा था भाई? जब आपका शुरू में बन रहा था तो कैसा था? एक तो कैसा था पृथ्वी? गर्म आग का गोला था। कैसा था? एकदम गर्म आग का गोला था। कैसा था? गर्म आग का गोला था, टेढ़ा मेढ़ा गर्म आग का गोला था। क्लियर हो गई बातें? पृथ्वी का आकार कैसा है बाबू? बताओ, चलो बताना। ज्योग्राफियल चुप रहना। सर्कुलर। मैं जब भी क्वेश्चन पूछूं ज्योग्राफी जुड़ा हुआ, ज्योग्राफियल चुप रहेंगे। सर्कुलर है सर, आपका स्फेरिकल है, स्फेरिकल है। क्लियर हो गई बातें? सर आपका सिग्मोइड है, सिग्मोइड है। सर आपका पैराबोलिक है, पैराबोलिक है। और सर आपका जियोइड है, जियोइड है। और सर आपका है ट्रोफॉइड, ट्रोफॉइड है। बताओ कितने, कौन सा है इसमें से? जियोइड है। क्या है? जियोइड है। पक्का? पता नहीं, तब भी समझ आया बोल दिए। सुन लिए थे नहीं? नकल नहीं सुने थे? तो जियोइड किसको बोलते हैं? फंस गए ना? इसीलिए ये तुम लोग नहीं बता पाओगे किसको बोलते हैं जियोइड। ये जो बनाए हैं वो सामने, ठीक है। लगभग गोलाकार उबड़ खाबड़ सतह को क्या बोलते हैं हम लोग? जियोइड। और जियोइड के ही शब्द से लिए गए थे जियो, और जियो से बना था क्या शब्द आपका? जियोग्राफी। क्लियर हो गई बातें? ठीक है, ठीक। तो आप सुने थे कल एक बात, आपको आधा अधूरा बताए थे, उसका आज कंप्लीट करते हैं उसको। आओ कि पृथ्वी पहले भाई एक तो गर्म आग का गोला था, एकदम टेढ़ा मेढ़ा करके गर्म आग का गोला था। तो दुनिया का नियम है कि जब आप कैसी भी आकृति बना दो, जब उसको फ्री फॉल छोड़ दोगे ना, फ्री फॉल छोड़ दोगे, फ्री छोड़ दोगे, तो अंतिमता किस तरह शेप में कन्वर्ट हो जाएगी? लगभग लगभग गोल आकृति में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे देखिए वर्षा भाई बादल पड़ता तो किसी भी आकृति में गिरती है, मगर वर्षा बूंद कन्वर्ट कैसे हो जाती है? अंतिमता गोल। क्यों हो जाती है बताइए एक बार, किसी को पता है क्या है इसके पीछे कारण? साइंस का क्वेश्चन है, 9वीं 10वीं क्या पूछता है, क्यों बन जाता है वर्षा की बूंद आकृति गोल हो जाती है? क्यों? हाँ, पृष्ठ तनाव के कारण हो जाती है। क्यों पृष्ठ तनाव की वजह से? क्यों? अब उसके अंदर जाते हैं। पृष्ठ तनाव की वजह से क्यों? क्या होता है? शब्द तो रट लिए, मगर क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता क्या है? कैसे वो गोल कर रहा है? क्या होता है? इसके अब अंदर चलते हैं। क्या होता है कि देखो, लड़की लड़की सहेली बनते हैं ना, लड़के लड़के दोस्त बनते हैं। वैसे पानी पानी के जो मॉलिक्यूल है H2O H2O, इन लोग भाई घनिष्ठ मित्र होते हैं। बोलते हैं भाई हम लोग साथ साथ रहेंगे। क्या बोलते हैं लोग? हमेशा साथ साथ रहेंगे। इसलिए जब पानी बूंद कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा गिरता है ना, तो यहाँ पे जो H2 है बोलता है भैया नहीं, मैं तेरे साथ दोस्ती में रहूंगा, मैं तेरे साथ, मैं तेरे साथ, मैं तेरे साथ, मैं तेरे साथ, मैं तेरे साथ। सब भैया अपने साथ दोस्ती में एक दूसरे को खींच करके रखते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। और जब बॉन्ड बनाते हो बताओ, जब चारों सब किसी चीज को ऐसे अंदर की ओर खींचोगे तो चारों एक बराबर गोल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यही होता है उनके साथ। इसलिए वर्षा की बूंद कैसे हो जाती है? गोल। तो पृष्ठ तनाव के कारण क्यों? क्योंकि कैसे हैं वो एक दूसरे के प्रति, कैसे उनका नेचर? हाँ, आकर्षित का नेचर है ना, उनका बॉन्ड क्या है? मजबूत है। क्लियर हो गई बातें? एक दूसरे से हमसे चपक के रहना चाहते हैं। इसलिए भैया आकृति क्या हो जाता है? सब तक खींचेंगे तो लास्ट में गोल हो जाएगा, और लास्ट में आकृति बन जाएगी इस करके एक ठो गोल, कि चारों से एक बराबर बल से खींचेगा। क्योंकि सब तो H2O ही है, H2 है मतलब सब में बराबर ताकत ही है ना, इसीलिए सब बराबर ताकत लगाते हैं, इसलिए एक बराबर आकार प्राप्त होता है उनको। ठीक, चलो आओ। वैसे ही वो पृथ्वी के साथ, पृथ्वी कैसे टेढ़ा मेढ़ा टूटा फूटा होगा, फिर धीरे 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 भैया उसमें जो आकर उल्का पिंड टकरा रहे थे, टकरा रहे थे, टकरा रहे थे, तो ऐसे एकदम उल्का पिंड एकदम रॉकेट झूम झूम टकरा गया, झूम झूम टकरा गया, टकराते गया पूरा एकदम झूम 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 टकरा गया।
और टकराने सब उसमें आग था तो सब गलते गया। गलने के बाद बताइए, कल भी आप बताए थे कि जो भारी चीज हो तो नीचे तली में बैठता है कि अंदर ऊपर बैठता है, तली में। तो वैसे यहाँ भी हुआ, ठीक है, वैसे यहाँ भी हुआ कि जितनी भारी चीजें थी वो पृथ्वी के एकदम गर्भ में चली गई, अंदर में। भारी थे तो अंदर बैठ गई, है ना। चारों ओर से अंदर कौन हो, इधर से अंदर यही है, इधर से अंदर यही, सब तरफ से अंदर यही है, तो ये अंदर में आकर के बैठ गई। और इसका सर्वाधिक जो भारी चीज उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, इसलिए पृथ्वी का होता है क्रस्ट, मेंटल और कोर। कितने हिस्से होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल होगी बीच में, मेंटल, और ये होगी अंदर वाला कोर। क्लियर होगी बातें। तो पृथ्वी के 3 हिस्से समझ लो, कितने कितने हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे ऊपर वाला क्या है, बीच वाला क्या है, अंदर वाला क्या है। सबसे द्रव्यमान किसका होगा, कोर का। एकदम जब उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो बताओ द्रव्यमान जिसको होगा एकदम दबाव डालेगा नहीं डालेगा। तो ये सब इसके अंदर आया तो ये सब अपने ऊपर दबाव डालने लगे, दबाव 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 दबाव। किसी चीज का बहुत ज्यादा दबाव होगी, जैसे आप मिट्टी ले लो, कीचड़ ले लो हाथ में, है ना, ये मिट्टी ले लो, मिट्टी को जोर से दबाव 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 एकदम जोर से, तो क्या हार्ड हो जाता है वो। बूंदी ले लो तो बूंदी, बूंदी दबाती तो क्या हार्ड लड्डू बन जाता है, वो बनता है ना। इसलिए दबाव तो क्या हो जाएगा, वो चीज कठोर हो जाएगा, हार्ड। इसलिए भैया पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सा कैसा है, वो कठोर है। कैसा है वो, सॉलिड है। कैसा है, सॉलिड। अब दबाव थोड़ा कम हो गया तो इसलिए दोनों को इसके बीच कैसे हो गया, लगभग लिक्विड जैसा, जेली जैसा। कैसा हो गया, जेली जैसा, मतलब लावा, आग का लावा। क्लियर हो गई बातें। और सबसे बाहर का जो हिस्सा है वो बाहर के वायुमंडल से पड़ पड़ के सूख गए। जैसे भैया आग लगता है और फिर पानी डाल दो कैसे चरमरा जाता है ना, सूखा लकड़ी वगैरह, वैसे बाहर भी इसका वायुमंडल पड़ा, पानी वानी इसके ऊपर पड़ रहा था, तो पानी पड़ के बाहर के हिस्सा क्या हो गया, भूर परपट्टी बन गया। और इसलिए जब पानी हम डालते हैं देखना तो लकड़ी में पूरी दरारें दिखती हैं आपको, वैसे जमीन में क्या हो जाएंगी, पूरी दरारें हो जाएंगी। यस, तो इसलिए बाहर का हो जाता है जमीन में दरारें। तो क्या, क्रस्ट, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो कोर कैसा है, सॉलिड। कैसा है, सॉलिड। ये कैसा है, सेमी सॉलिड। कैसा है, सेमी सॉलिड। और लास्ट में तो भैया आपका सूख गया तो सूखा ही रहेगा। क्लियर हो गई बातें। अब यही तो बोल रहे हैं, जब सूख गया तो यहां तक तो आप आते ही नहीं हो खनिज लेने, सारे भारी भारी खनिज इसके अंदर है, यहाँ पे सारे भारी खनिज दुनिया के, मगर यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते आप कभी। क्लियर हो गई बातें ना। और एक चीज और बताते हैं, बढ़िया चीज, अगर मतलब पृथ्वी में यहाँ से मैं ड्रिल करना चालू किया 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 और इस छोर से मैं निकल गया, क्लियर, छेद कर दिया मैं, और यहाँ पे एक आदमी को मैंने डाल दिया कि जा भाई अब तू जा, तू यहाँ से घुस और यहाँ पे निकल। तो क्या कि आदमी कभी निकल पाएगा, क्यों नहीं, सिलेंडर अंडर शब्द के क्यों नहीं निकलेगा। हाँ, लावा से बचाने का टेक्निक दे दी है, लावा वाला जैकेट दे दिए उसको, सांस के ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिए हैं, तो बताओ वो आर पार हो जाएगा ना। ग्रेविटी, क्या चीज, ग्रेविटी तो नीचे खींचती है ना, तो नीचे खींचती है तो नीचे खींच देगी इसको। हाँ, ये हमेशा के लिए बीच में लटका हुआ जाएगा, मतलब ऊपर पेंडुलम बन जाएगा। देखो ये है मेन, सबसे मेन हिस्सा ग्रेविटी का द्रव्यमान वाला, ये इसको खींचेगी यहाँ पे, ये हल्का से खिंचाते हुए आ जाएगा यहाँ, फिर ऐसे यहाँ जाएगा, फिर ये खींच लेगी यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इसी चारों तरफ पेंडुलम जैसे लटके रह जाएगा वो। समझ में आ गया बात। चलो ये ध्यान रखना बात को। तो आज क्लास खत्म करते हैं, कल पढ़ेंगे हम लोग क्या, भूगर्भीय संरचना के बारे में। ठीक है, इसको कल कंटिन्यू कर देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। और ये वाला बुक ले लेना, इसी से पढ़ा रहा हूँ तो नोट्स बनाने का टेंशन नहीं रहेगा, इसी में चलाना, हाईलाइटर चलाते रहना, एक लाइन इसका याद रहना चाहिए कंठस्थ। ठीक है, बात याद रखना। तो नोट्स बनाने का टेंशन मतलब इस पर हाईलाइटर चला लेना, रटने का ध्यान रखो, रटाया होना चाहिए दिमाग में एक फैक्ट, क्योंकि जिसको कितना ज़्यादा कंठस्थ रहेगा वही उतना ज़्यादा कंपटीशन में आगे रहेगा, क्योंकि अंतिमतः एग्जाम में जो पटा है फैक्ट एग्जैक्टली वही सही जीतेगा, है ना भैया। इसलिए एग्जैक्ट पूरा रटा हुआ होना चाहिए। तो नोट्स बनाने से ज़्यादा किस पे ध्यान दोगे आप लोग, फैक्ट को भैया कंठस्थ करने पे, ठीक है, आत्मसात करने पे, ठीक। और कॉन्सेप्ट तो मैं क्लियर करवाऊंगा ही, तो टेंशन नहीं है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।